Hello dear students, hope you may be fine. In this video I am going to explain you the another subtopic, principle of conservation of linear momentum. तो प्रिंसिपल ऑफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? What does it state? In the absence of an external force, total linear momentum of a number of particles remains constant in a system. अगर हम एक सिस्टम की बात करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. वो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है ऑन द पार्टिकल्स इन ए गिवन सिस्टम, उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. सो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दैट as you know that linear momentum is defined as the product of mass and velocity. वो जितना मास ज़्यादा होगा उतना जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास एंड वेलोसिटी उतना फोर्स भी ज़्यादा होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा. सो लीनियर मोमेंटम, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी एंड ग्रेटर विल बी द लीनियर मोमेंटम. So linear momentum is defined as the product of mass and velocity. So in the absence of an external force, that linear momentum of a number of particles, जो particles present होते हैं in a system, वो रहता है constant under the absence of an external force. वो जब कोई external force act नहीं करता है system पर तो उनका जो particles का जो linear momentum है वो constant रहता है. So let us consider, इसके लिए हम प्रूव करेंगे. लेट अस कंसिडर एन ऑसिलेटेड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. लेट m1 m2 dash 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 be the masses and v1 v2 v3 dash dash be the velocity of the particle. So we have considered an isolated system. An isolated system क्या होता है? An isolated system is that system that remains free from the influence of a net external force that alters the momentum of the system. वो जब, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें that remains free from external influence of the external net force. वो जिस पर जो net force internal in the absence of internal external force जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, फ्री रहता है. that alters the momentum of the system. So एक आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसिडर करते हैं जिसमें हम रखते हैं कि सपोज करते हैं कि उसमें n पार्टिकल्स है. चलो, हम जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास भी होता है और वो मूव भी करते हैं विद वेलोसिटी. तो हम मानते हैं चलो लेट m1 m2 डैश डैश m3 डैश डैश n बी द मासेस एंड v1 v2 v3 डैश बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. वो जो भी n पार्टिकल हमने कंसिडर किया है आइसोलेटेड सिस्टम में, उनका विद मास इज m1 m2 m3 डैश 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 एंड उनका वेलोसिटी है v1 v2 v3 डैश 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 ऑफ द पार्टिकल्स. देन द टोटल लीनियर मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय. वो अगर हम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो भी पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम है, जब टोटल लीनियर मोमेंटम p, जो लीनियर मोमेंटम हम p से डिनोट करते हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम p ऑफ द सिस्टम दैट विल बी गिवन बाय p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश 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 m1 vn. Because we have considered n particles in the isolated system with masses m1 m2 m3 dash 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 and velocity v1 v2 v3 dash dash of the particles, so their total momentum, linear momentum will be given of the system will be given as, that will be represented as p is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus dash 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 plus m1 vn. So let us differentiate both sides with respect to t. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस रिलेशन में हम जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम है इसको हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी. दिस विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ पी प्लस डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 v2 प्लस डैश 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 प्लस डी बाई डी टी ऑफ mn vn. सो दिस विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ पी प्लस m1 यहाँ बाहर निकालेंगे क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 यहाँ पर बाहर निकालेंगे, ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ v2 प्लस डैश 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 प्लस
mn बाहर निकालेंगे यहाँ पर d/dt ऑफ vn। सो बच्चों यहाँ पर हमें पता है दिस विल बिकम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन के बराबर है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी that is the definition of acceleration. So it will become d/dt of v1, this will become acceleration a1। इस तरह change of velocity v2, that will give us acceleration a2। इस तरह change of velocity v3 यहाँ पर, this will give the acceleration a3। so इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, so तो रिलेशन वो बनेगा differentiation of momentum p is given by m1a plus m2a2, m1a1 plus m2a2 plus dash m1an। क्योंकि हमने d/dt ऑफ v1 के बजाय a1 लिखा, बना m1a1 प्लस m2 d/dt ऑफ v2 के बजाय a2 लिखा, एक्सेलरेशन a2 प्लस डैश m1 d/dt ऑफ v3 वो उसके लिखा a3 लिखा यहाँ पर डैश। इसी तरह d/dt ऑफ vn वो बराबर है an, एक्सेलरेशन an। सो ये हमारे पास अब ये रिलेशन बन गया। वो d/dt ऑफ जो तो मोमेंटम है, d/dt ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम वो बराबर है m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 प्लस डैश m3 a3 प्लस डैश mn an। बट मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस विल गिव अस फोर्स F1, m1 a1 उसको हम लिख सकते हैं F1, फोर्स F1। इसी तरह m2 a2 मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट विल गिव अस फोर्स F2। इसी तरह m3 a3 दैट विल गिव अस फोर्स F3, बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स। वो यहाँ पर F1 लिख सकते हैं, यहाँ पर F2 लिख सकते हैं और यहाँ पर Fn लिख सकते हैं। सो ये ऊपर वाला रिलेशन हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते d/dt ऑफ p वो बराबर है, इसके बजाएगा F1 प्लस m2 a2 के बजाएगा F2 प्लस डैश mn के बजाय हम लिखेंगे Fn। सो यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस डैश प्लस Fn, दैट इज़ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है दिस, ये जो यहाँ पर रिलेशन आया, ये F1 प्लस F2 प्लस डैश Fn, ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ टोटल एक्सटर्नल फोर्स। सो ये सारा ये जो फोर्स है इसका जो एडिशन है, दैट इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। सो d/dt ऑफ दिस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वो बनेगा F एक्सटर्नल। सो बट एज पर स्टेटमेंट, अगर F एक्सटर्नल 0 है, वो अगर सिस्टम पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट जो टोटल सिस्टम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट रहता है। वो दैट मीन्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर इफ़ F एक्सटर्नल 0 है, वो अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं करता है, एब्सेंट है, दैट इज़ F एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब है कि d/dt ऑफ जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, दैट इज़ इक्वल टू 0, और जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। सो ये वेरीफाई करता है, ये प्रूव करता है हमें कि जब भी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द और प्रूफ ऑफ द लीनियर मोमेंटम, जो हमने एक्सप्लेन किया और आपको समझ आया होगा। When we'll repeat the videos, you will be able to understand in a better way. Now we are going to take some application of principle of conservation of linear momentum or law of linear moment, conservation of linear momentum. So पहले recoiling of the gun, इसके पहले हम इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जब हम examples of Newton's third law of motion पढ़ रहे थे, तो उसमें हम recoiling of gun है। When a bullet is fired from the gun recoils। जब एक बुलेट फायर करते हैं हम गन से, जो गन है दैट रिकॉइल्स, वो पीछे की ओर धक्का देता है कंधे को। जब कंधे पर हम गन रख के जब हम गोली चलाते हैं गन से, जब बुलेट फायर होता है तो वो गन जो है पीछे की ओर रिकॉइल करता है, धक्का देता है पीछे की ओर। चलो हम मानते हैं m1 जो है मास ऑफ द बुलेट है और m2 है मास ऑफ द गन है।
V1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और V2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। जो M1 मानते हैं जो मास ऑफ द बुलेट है, M2 जो है मास ऑफ द गन हम मानते हैं। V1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जिसकी वजह जिस स्पीड से वेलोसिटी ये जो बुलेट फायर हो रहा है, एंड V2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, और जब गन वापस धक्का देता है, रिकॉइल करता है, उसकी वेलोसिटी V2 है। वो M1 M2 V1 V2 ये है वेलोसिटी एंड मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन, एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द गन। बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। वो फायरिंग करने से पहले हम देखते हैं कि जो गन और बुलेट है वो रेस्ट पर रहता है। देयरफॉर द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज ज़ीरो, क्योंकि उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम वो है बिफोर फायरिंग वो ज़ीरो बनता है। सो बिफोर फायरिंग जो गन और बुलेट है बच्चों वो रेस्ट पर है, वो टोटल लीनियर मोमेंटम वहाँ पर बिफोर फायरिंग वो ज़ीरो है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग मस्ट बी ज़ीरो। वो इसका मतलब है कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम the total linear momentum after firing must be zero। वो according to the principle of conservation of linear momentum और law of conservation of linear momentum जो total linear momentum after firing जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। that is m1 v1 plus m2 v2 should be zero। वो that is m1 v1 plus m2 v2 is equal to zero, और m2 v2 बराबर है, ये इसको यहाँ पर लेंगे, ये बनेगा, ये m2 v2 जो है m1 v1 इधर साइड लेंगे राइट हैंड साइड में, ये बनेगा माइनस m1 v1, और यहाँ से V2 निकालेंगे। V2 क्या है, V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, V2 निकालेंगे वो बनेगा माइनस m1 v1 डिवाइड बाई m2। इसको रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। वो यहाँ पर हमने V2 निकाला और m2 जो है वो इसके नीचे आएगा, ये बनेगा माइनस m1 v1 डिवाइड बाई m2। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ V1 इज अपोज टू V2 दैट इज द गन रिकॉइल्स। वो यहाँ पर ये शो करता है कि द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ V2 जो है, वो डायरेक्शन ऑफ V2 जो है दैट इज़ अपोजिट टू V1। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन ये शो आया हमें यहाँ पर रिलेशन में, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ V2 इज़ अपोजिट टू V1। वो दैट मीन्स द गन रिकॉइल्स। इसका मतलब है कि गन रिकॉइल करता है कि जब V2 का डायरेक्शन नेगेटिव आया, जब V2 का डायरेक्शन नेगेटिव आया इज़ अपोज टू V1, इसका मतलब है कि जो गन है रिकॉइल करता है, वो जो गन है पीछे की ओर धक्का देता है विद ए वेलोसिटी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें V2 वेलोसिटी V2 द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन V2 that is directly proportional to inversely proportional 1/m2 mass। This is m2 mass of the gun। However the gun will recoil with smaller velocity and vice versa। इसका मतलब है कि जो गन है, जो हैवियर गन है, वो रिकॉइल करेगा विद स्मॉलर वेलोसिटी। अगर गन हैवी है तो जो वेलोसिटी है वो रिकॉइल करे, उसकी जो वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी वो थोड़ा सा लेस होगा। और जितना मास ऑफ द गन, अगर मास ऑफ द गन कम होगा, वो ग्रेटर द मास ऑफ द गन लेसर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल, लेसर द मास ऑफ द गन ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें क्या पता मिला कि दैट इज़ हैवियर गन विल रिकॉइल विद स्मॉलर वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। गो दिस रिलेशन गो V2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। Go velocity of recoil of the gun is inversely proportional to the mass of the gun। Go that means the gun heavier gun will recoil with smaller velocity and vice versa। And we will take another small application of law of conservation of linear momentum or principle of conservation of linear momentum। Flight of rockets and jet planes। जो ये भी हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था जब न्यूटन लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, उनमें एग्जांपल्स हमने इसका रॉकेट्स और जेट प्लेन्स के बारे में भी पढ़ा था। गो बिफोर द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द रॉकेट्स। गो जो रॉकेट्स या जेट प्लेन्स हैं उसमें फ्यूल भरते हैं। गो बिफोर क्योंकि जो रॉकेट्स में जो फ्यूल भरते हैं या जेट प्लेन में जो फ्यूल भरते हैं उसी के सहारे वो जो रॉकेट है उनको फॉरवर्ड पुश मिलता है और वो आगे चले जाते हैं
हाई रीचेस में चले जाते हैं, स्पीड उनका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। वो बिफोर बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन रॉकेट्स द टोटल लीनियर मोमेंटम इज़ ज़ीरो। वो फ्यूल बर्न करने से पहले जो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है रॉकेट्स में वो ज़ीरो होता है। व्हेन फ्यूल इज़ बर्नड इन द रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स, जब फ्यूल हम बर्न करते हैं रॉकेट्स और जेट प्लेन्स में फ्यूल जो है बर्न किया जाता है, द गैसेज आर एस्केप्ड आउट फ्राम द नोजल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो गैसेज होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं फ्राम द नोजल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द जेट और रॉकेट्स। देयरफॉर द रॉकेट्स मस्ट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो जो ही गैस जो फ्यूल जलते हैं वहाँ पर रॉकेट्स में या जेट प्लेन्स में जो गैसेज एस्केप होते हैं वो बाहर निकलते हैं फ्राम द नोजल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड देयरफॉर द रॉकेट्स मस्ट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन so that total linear momentum remains constant. वो that means that total remains constant, that is zero. वो उसका जो total linear momentum है वो ज़ीरो रहता है, constant रहता है। ये बच्चों हमने पढ़ा आज इस वीडियो मैसेज में हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी हमने एक्सप्लेन किए और उसका प्रूफ भी हमने निकाला law of conservation of linear momentum ka. I hope when you will repeat the videos 1 or 2 times you will be able to understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.